प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चीन के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की थी, जिसमें सभी विशेषताओं को हम समाहित नहीं कर पाए थे। चीन के संविधान की शेष जो विशेषताएं बच गई थी, उसका आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको बताया था कि चीन का जो वर्तमान संविधान है वो 1982 में लागू हुआ था, और उसी की कड़ी में उस संविधान की कुछ विशेषताएं हमने आपको पूर्व में बता दी थी कि चीन का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। वहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव है, राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई थी। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं साम्यवादी दल की प्रमुखता या एक दलीय शासन व्यवस्था। चीन के संविधान की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि चीन में एक साम्यवादी दल की स्थापना की गई है और एक दलीय शासन व्यवस्था है। संपूर्ण शासन व्यवस्था, सरकार के सभी अंग साम्यवादी दल के नियंत्रण में कार्य करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में ही साम्यवादी दल का गुणगान किया गया था। बात आती है राष्ट्रीय पद की पुनर्स्थापना। 1978 के संविधान में जहां राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था, पुनः 1982 के नए संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई, जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। सेना एवं साम्यवादी दल का अध्यक्ष पद भी राष्ट्रपति के पास होगा। ये 1982 के संविधान में बात कही गई है। अब बात आती है स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव। जिस तरह अमेरिका, भारत के संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से। कहें कि न्यायपालिका के कार्यों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप को कम से कम करने की कोशिश की गई है, परंतु साम्यवादी चीन के संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च जनवादी न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर चीन के अंदर न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं रखा गया है, उसको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अधीन कर दिया है। अब बात आती है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। जिस तरह भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है संविधान में, ऐसा चीन के मामले में नहीं है। चीन का जनवादी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की व्याख्या नहीं कर सकता, ना ही वह न्यायिक पुनर्अवलोकन कर सकता। अर्थात सर्वोच्च जनवादी जो न्यायालय है उसको व्यवस्थापिका के द्वारा बने गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश की पुनर्जांच या पुनर्विचार करने की उसके पास शक्ति नहीं होती, अर्थात वह उनकी जांच नहीं कर सकता। तो इसलिए जनवादी चीन के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव देखने को मिलता है। अब बात करें अगली विशेषता पर, वो है संविधान के प्रावधानों की दृष्टि से तो कठोर है, लेकिन व्यवहार में लचीला संविधान। तो आपको पूर्व में हमने कठोर और लचीले संविधान के बारे में अवगत कराया था। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन नहीं किया जा सके, जबकि लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन किया जा सके, अर्थात साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सके। अब बात आती है कि चीन का संविधान कठोर संविधान है या लचीला संविधान। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से संविधान के जो प्रावधान किए गए हैं उसकी दृष्टि से तो चीन का जो संविधान है उसमें कठोरता के लक्षण दिखाई देते हैं,
परंतु जब व्यवहार में उसको लाते हैं, व्यवहार में उसको देखते हैं, तो वो एक लचीला संविधान है। चीन के संविधान के अनुच्छेद 64 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है, जिसमें संविधान संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो मैंने बताया कि जो चीन का जो संविधान, उसके अनुच्छेद 64 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन दिया है, और उसमें क्या बताया गया कि प्रस्ताव कौन ला सकता है संविधान संशोधन का? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसको स्वीकृत करती है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 2/3 सदस्यों के द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है। चूँकि चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था होने के कारण 2/3 बहुमत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस आसानी से प्राप्त कर लेती है। इसलिए हम कहें कि चीन के अंदर जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के पास है। अर्थात जो सैद्धांतिक दृष्टि से जो प्रावधान किए हैं संविधान में वो तो कठोर हैं, लेकिन जो व्यवहारिक रूप में जब उसमें संशोधन की बात लाते हैं तो वो लचीला देखने को मिलता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस आसानी से ही संविधान में संशोधन कर सकती है। एकात्मक शासन व्यवस्था, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। शक्ति विभाजन के आधार पर, शक्तियों के बंटवारे के आधार पर शासन व्यवस्था के 2 रूप हैं। एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था और एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। विद्यार्थियों, संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों में, संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है, शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपनी जो शक्तियां हैं वो संविधान से प्राप्त करती हैं। अब बात आती है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता, शक्तियों के केंद्रीकरण होता है, यानी कि वहाँ जहाँ विभाजन होता है, डिवाइडेशन होता है, यहाँ पर केंद्रीकृत सेंट्रलाइज कर दी जाती सारी शक्तियों को एक जगह ही। केंद्र सरकार केवल केंद्र सरकार ही मजबूत होती है। राज्य की इकाइयों को शासन व्यवस्था सुचारू संचालित करने के लिए केंद्र के द्वारा ही शक्तियाँ प्रदान की जाती है, परंतु संविधान के द्वारा राज्यों को अलग से कोई शक्तियाँ प्रदान नहीं की जाती। तो इस प्रकार चीन के अंदर शक्ति का केंद्रीकरण ही किया गया है, इसलिए वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था को देखा जा सकता है। इसके अलावा चीन के संविधान की एक नई अनोखी विशेषता है केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना। चीन के संविधान के अनुच्छेद 93 में केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसका कार्य है राष्ट्रीय जनवादी आर्मी को निर्देश देना। तो केंद्रीय सैनिक आयोग का जो गठन अनुच्छेद 93 में किया गया है, उसका जो प्रमुख कार्य है नेशनल पीपुल्स आर्मी को निर्देश देना, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसका अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये केंद्रीय सैनिक आयोग जो है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी जो जनवादी कांग्रेस है और उसकी जो स्थायी समिति है उसके प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पुनः अपन एक बार इस पर चर्चा करें कि जो केंद्रीय सैनिक आयोग है उसका जो अध्यक्ष होता है वो चीन का राष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल समाप्त 5 वर्ष होता है, और इसका प्रमुख जो कार्य है केंद्रीय सैनिक आयोग का वो नेशनल पीपुल्स आर्मी को निर्देश देंगे। बात आती केंद्रीय सैनिक आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एवं और उसकी स्थायी समिति के प्रति ये केंद्रीय सैनिक आयोग उत्तरदायी होता है। अब अगली विशेषता में अपन चलते हैं, तो वो है एक सदनीय व्यवस्थापिका। सामान्यतः संसार की विभिन्न देशों की जो व्यवस्थापिकाएँ हैं द्विसदनात्मक देखने को मिलती है, लेकिन चीन की जो व्यवस्थापिका है वो एक सदनीय व्यवस्थापिका है,
जिसका नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जिसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। संख्या की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्थापिका चीन की मानी जाती है और इसके जो सदस्य हैं वो डिप्टी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें एक सदनीय व्यवस्थापिका, जैसे भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन चीन में एक सदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया है और उस सदन का जो नाम है वो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जिसके सदस्यों को हम डिप्टी के नाम से जानते हैं। संख्यात्मक दृष्टि से बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्थापिका जनवादी चीन की है। अब विद्यार्थियों, एक और अनोखी विशेषता चीन के संविधान की कि वहाँ पर प्रोक्यूटर की व्यवस्था की गई है। प्रोक्यूटर पद की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम प्रोक्यूटर की जो बात कही गई है, जो चीन के संविधान की एक अनूठी व्यवस्था को दर्शाता है। ये सुप्रीम प्रोक्यूटर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और इसका प्रमुख कार्य जो है उस पर अपन को देखना है। इसका प्रमुख कार्य है देश में कानून का उचित पालन कराना, वह लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे इसका निश्चय कर। तो जो ये प्रोक्यूटर की जो व्यवस्था की गई है उसका जो मूल उद्देश्य है या मूल जो कार्य है वो देश में कानून का पालन कराना है और लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित बनी रहे इस बात की सुनिश्चितता करना है। अब ये प्रोक्यूटर जो हैं वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि प्रोक्यूटर का जो पद है एक तरीके से चीन के संविधान की एक अनूठी विशेषता है, जिसका प्रमुख कार्य है देश में कानून का उचित पालन करवाना और लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित बनाए रखना। और ये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। धन्यवाद विद्यार्थी।